नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सेशन हमारे चल रहे हैं और ये सेशन हमारे तब तक चलते रहेंगे जब तक हमारे एग्जाम्स नहीं हो जाते। तो आने वाले कुछ ही दिनों में हमारे एग्जाम है, हमारे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि आपको हर तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर मैं करा पाऊँ। चैप्टर वाइज में ये चीज़ें नहीं हो पाती, तो यहाँ पर हमारे प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इन प्रैक्टिस सेशन से फ़ायदा उठा रहे होंगे। और अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं तो उन्हें भी शेयर करें ताकि वो अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ और वो भी अच्छे नंबर ला पाएँ। तो दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और सेशन आपको अच्छा लगे तो जाने से पहले लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द एरिया ऑफ अ फील्ड इन द शेप ऑफ अ हेक्सागन इज 2400√3 मीटर स्क्वायर। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट ₹18.50 पर मीटर। यानी कि आपको जो है एक हेक्सागन फील्ड दिया हुआ है। हेक्सागन फील्ड आपकी कैसी होती है? हेक्सागन फील्ड में आपके 6 साइड्स होते हैं। तो इस तरीके से आपकी कुछ हेक्सागन फील्ड होती है। ये आपका एक हेक्सागन है और इसका जो एरिया दिया हुआ है, इसका एरिया आपको दिया हुआ है 2400√3 मीटर स्क्वायर। तो इसका हमें बताना है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। यानी कि अगर हम यहां पर एक बाड़ लगाते हैं, इसके चारों तरफ 6 तरफ इसके बाड़ लगाते हैं, तो 18 रुपए पर मीटर पर कितना खर्चा हमारा आएगा। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि इसकी साइड्स कितने लेंथ की हैं। तो इसकी सभी साइड्स बराबर यहां पर लेंथ की हैं। ये सभी साइड्स यहां पर बराबर लेंथ की है। और अगर ये इसका एक सेंटर पॉइंट है तो ये वाली साइड्स ये और ये, इनको जोड़ने पर आपके 6 यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएंगे। ये सभी आपके यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल यहां पर बनकर आएंगे। यानी कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला आपका होता है एरिया का √3/4a²। और आपके पास इस तरीके से 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आपने इसको 6 से मल्टीप्लाई करा दिया और आपका ये 2400√3 के बराबर यहां पर हो गया। ये आपका होता है एक हेक्सागन के एरिया का फॉर्मूला। यहां पर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला आपका √3/4a² होता है। तो 6 मिला दिए तो आपका हेक्सागन का एरिया यहां पर बन गया। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। तो यहां पर आपको क्या करना है, √3 से √3 को काट लेना है। 6 से जाएगा कितनी बार? 4 बार, तो ये 400 आ गया। a² आपका कितना आ जाएगा? 1600। और a आपका यहां पर कितना आ जाएगा? a आपका यहां पर 40 निकल कर आ जाएगा। तो ये a आपका 40 यहां पर मीटर निकल कर आया, क्योंकि आपका यहां पर मीटर में दिया हुआ है तो साइड आपकी यहां पर 40 मीटर की निकल कर आ गई। तो अब फेंसिंग जो लगानी है हमें आउटर बाउंड्री पे लगानी है, यानी कि इसका पेरीमीटर सबसे पहले हम निकालेंगे। तो पेरीमीटर यहां पर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं, तो 6 से a को मल्टीप्लाई कराया, 6 × 40 और पेरीमीटर हमारा 240 निकल कर आ गया। 240 मीटर पेरीमीटर पर हमें लगानी है फेंसिंग और पर मीटर आपको 18.5 रुपए देने हैं। तो 240 मीटर के लिए आपको 240 × 18.5 यानी कि 240 में हम 18.5 की जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आंसर यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो यहां पर हमें 0 ये हटा दी पहले ही, तो पॉइंट हटाया तो ये वाली 0 भी घट गई। यानी कि 24 को 185 से मल्टीप्लाई कराना है। तो 24 को हमने 185 से मल्टीप्लाई करा लिया, तो 4 पंजे 20, 8 चौक 32 और यहां पर 2 34 और यहां पर 4 एकम 4 3 7। 85 को जब इससे 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 10, 2 8 16, 1 17, 2 एकम 2 और 1 3। तो यहां पर आपका 4,440 यहां पर आपका अमाउंट यहां पर निकल कर आ गया। यानी कि 4,440 रुपए आपको इस हेक्सागन को कवर करने में लगेंगे। यानी कि इसकी आउटर बाउंड्री पर जब आप फेंसिंग लगाएंगे 18.5 रुपए पर मीटर से, तो 4,440 रुपए आपके यहां पर खर्च होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, इन अ सर्कल विद सेंटर O, AD is a diameter and AC is a chord, B is a point on AC such that OB equals to 5 cm and angle OBA equals to 60 degree. If angle DOC equals to 60 degree, then what is the length of BC? तो सबसे पहले एक सर्कल यहां पर ड्रॉ करेंगे। सर्कल
ड्रॉ करने के बाद उसको एक सेंटर यहां पर दिया जाएगा, तो ये आपका यहां पर सेंटर ओ पॉइंट है। अब हमसे कहा गया है कि AD एक डायमीटर है और AC एक कोड है। हमने क्या करा, यहां से इस डायमीटर को बनाया, तो ये हमारा डायमीटर AD हो गया और ये हमारी कोड हमने यहां पर बना दी, तो ये कोड हमारी AC हो गई। उसके बाद इसमें कहा गया है कि आपका B कोई पॉइंट है AC पर, तो हमने यहां मान लिया कि ये हमारा B पॉइंट है AC पर और OB की लेंथ आपकी 5 दी हुई है, यानी कि ये लेंथ आपकी 5 सेंटीमीटर हो गई। उसके बाद इसमें कहा गया है OBA 60 डिग्री है, यानी कि OBA ये वाला एंगल अगर आपका 60 डिग्री है और इसमें एक और एंगल दिया हुआ है जो कि आपका DOC दिया गया है, तो ये वाला एंगल DOC आपका यहां पर 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये भी आपका 60 डिग्री यहां पर हो गया। अब आपने यहां पर जो निकालनी है लेंथ ऑफ BC आपको यहां पर निकालनी है, यानी कि ये वाली लेंथ आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहां पर इसको ये वाली आपको जो दी हुई है और ये वाली आपको एक कोड और आपने बना ली, ये आपने कोड ड्रॉ कर ली। तो जब एक कोड से किसी सेंटर पर एंगल डाला जाता है और उसी कोड से जब आगे एंगल डाला जाता है सरकमफेरेंस पर, तो वो सेंटर वाले एंगल का आधा हो जाता है। जैसे मैंने ये वाला अगर फिगर ड्रॉ किया, ये एक कोड है, ये आपका सेंटर है, तो ये वाला एंगल अगर आपका यहां पर 2 थीटा है, तो ये वाला एंगल आपका यहां पर थीटा हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री है, तो सरकमफेरेंस पे यहां पर बनने वाला एंगल आपका 30 डिग्री हो गया। तो ये एंगल अब आपका यहां पर 30 डिग्री का निकलकर आ गया। ये एंगल आपका कितना है, ये एंगल आपका 60 डिग्री है, तो ये एंगल आपका 120 डिग्री का हो जाएगा। उसके बाद ये 30 है, ये 60 है, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका 90 हो गया। और पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का एंगल आपको पता होगा कि स्ट्रेट लाइन का एंगल आपका यहां पर 180 डिग्री का होता है। तो ये वाला एंगल आपका 90 है, ये 60 है, यानी कि 9 6 15 और बचा हुआ एंगल आपका यहां पर 30 डिग्री का निकलकर आ गया। तो ये आपकी 5 सेंटीमीटर है और ये एंगल आपका 30 डिग्री निकलकर आ गया। ये एंगल जो आपका BOC है ये 30 डिग्री है और ये आपका OBC 120 डिग्री है, तो बचा हुआ एंगल अब आपका ये वाला भी 30 डिग्री का हो गया। यानी कि जो आपका फिगर बनकर आया वो क्या बनकर आया, आपके पास यहां पर मैंने मान लिया B है, ये O है, ये C है, तो OBC आपका कितना है, OBC आपका 120 डिग्री है, BOC आपका 30 डिग्री है और ये भी आपका एंगल 30 डिग्री का यहां पर दिया हुआ है। तो अब आपको जो साइड दी हुई है, साइड आपको OB दी हुई है कितनी, 5 सेंटीमीटर, और आपसे BC पूछी है। जब ये एंगल इसके बराबर है तो ये साइड भी इसके बराबर हो जाएगी और आपकी ये साइड भी 5 सेंटीमीटर की निकलकर आ जाएगी। तो इस तरीके से सिर्फ एंगल को पहचानना था, आपको यहां पर बताना था कि यहां एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा और जो साइड आपसे पूछी गई है वो आपकी आसानी से यहां पर निकल जाएगी। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको एंगल से खेलना आना चाहिए कि आपके एंगल होते किस तरीके से हैं। तो सबसे पहले आपको ये वाली प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए थी कि किसी कोड से जब सेंटर पर एंगल जाता है तो वो आपका सरकमफेरेंस के एंगल का डबल होता है। तो वो चीज हमने यहां पर लगाई। हमारे पास ये एक एंगल दिया हुआ है, फिर एक बड़ा वाला एंगल दिया हुआ है, तो ये एंगल इस वाले एंगल का आधा हो गया। तो ये हमने 30 लिया, ये 60 है, ये 90 60 आपके 15 150 होते हैं, तो ये 30 ये 30, तो आपका एक आइसोसेलेस ट्राइंगल यहां पर बन गया और आपकी साइड 5 सेंटीमीटर निकलकर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, A and B कैन कंप्लीट अ टास्क इन 25 days, B alone कैन कंप्लीट 33 1/3% ऑफ द सेम टास्क इन 15 days. In how many days can A alone can complete 4/15 of the same task? तो हम इसको करेंगे यहां पर इस तरीके से कि A प्लस B इंटू आपका यहां पर कितना हो जाएगा, इंटू आपका यहां पर 25 डेज हो जाएगा। इक्वल्स टू जो इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है B उस काम के 33 1/3% को 15 दिन में कर सकता है, यानी कि 1/3 काम को 15 दिन में कर सकता है। तो B इंटू 15 अपॉन में आपका यहां पर 1/3 हमने ले लिया, क्योंकि हम मानकर चले कि हमारा काम का जो यूनिट है वो आपका 1 यूनिट है। तो B 15 दिन में 1/3 यूनिट को खत्म कर लेता है। तो अगर हम इस 3 को यहां पर ऊपर लेकर जाएंगे तो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको सिर्फ हमें सिंपली सॉल्व करना है और A और B की एफिशिएंसी यहां से निकलकर आ जाएगी। तो B इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये 5 से गया 3 बार, ये 5 से गया 5 बार, तो A प्लस B अब आपका यहां पर कितना आ गया 5,
और यहां पर आपका b कितना आ गया 9। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5a प्लस 5b इक्वल्स टू 9b और यहां पर आपका 5a इक्वल्स टू 4b आ गया। तो a और b की एफिशिएंसी आपकी कितनी आ गई 4 और 5, यहां पर a और b की एफिशिएंसी निकल कर आ गई। तो अब हमें यहां पर a और b की एफिशिएंसी को पुट कर देना है। तो 4 5 9 काम हमारा यहां पर 25 दिन में होता है, तो टोटल काम हमारा 225 हो गया, यानी कि इतना हमारा टोटल वर्क है। तो अब हमसे पूछा गया है कि ए इस काम के 4/15 को कितने दिन में खत्म कर देगा। तो 225 का 4/15 हमने सबसे पहले निकाल लिया। तो 225 का 4/15 15 से जाएगा 15 बार और 15 चौका 60 यहां पर आ गया। ए की एफिशिएंसी यहां पर 4 है, तो 60 काम हमें 4 की एफिशिएंसी से खत्म करवाना है। तो 15 दिन में हमारा ये काम खत्म होकर आ जाएगा। तो 15 डेज हमारा इसका आंसर निकल कर आएगा। सबसे पहले जो कंडीशन आपको दी हुई थी उससे आपको निकालना पड़ेगा कि आपकी ए और बी की एफिशिएंसी क्या है। फिर उस एफिशिएंसी को आप यहां पर पुट करेंगे तो टोटल वर्क निकालेंगे। उस टोटल वर्क का 4/15 निकालेंगे और उस 4/15 को ए कितने दिन में अपनी एफिशिएंसी से खत्म करेगा वो आपसे पूछा गया है और आपका यहां पर आंसर निकल कर आ जाएगा। और अगर आप कंप्लीट टाइम एंड वर्क पढ़ना चाहते हैं तो मैंने अपनी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी एसएससी मैथ्स डे 1 to 100, उसमें कंप्लीट टाइम एंड वर्क पढ़ाया हुआ है जिसको आप जल्दी जल्दी पढ़कर खत्म कर सकते हैं और आपके सारे क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क के होने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपकी स्क्रीन पर, द टेंजेंट्स ए एंड बी नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपकी स्क्रीन पर, टेंजेंट्स AB and AC आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट A सच दैट एंगल BAC इक्वल्स टू 40 डिग्री। अ कोड CP इज ड्रॉन पैरेलल टू BA। द मेजर ऑफ एंगल CBP इज। तो सबसे पहले आपने एक सर्कल यहां पर ड्रॉ करवा लिया। तो ये आपने यहां पर एक सर्कल बनाया, सर्कल बन गया और आपका यहां पर जो दिया हुआ है दो टेंजेंट एक पॉइंट A से यहां पर बनाई गई है। तो ये मैं यहां पर टेंजेंट लेकर चल रहा हूं, तो ये आपकी यहां पर टेंजेंट हो गई। तो ये आपकी यहां पर दो टेंजेंट दी गई हैं और ये टेंजेंट आपकी AB और AC यहां पर दी गई हैं। तो टेंजेंट आपको पता होगा कि टेंजेंट एक सर्कल को यहां पर एक ही बार यहां पर टच कर सकती है। तो यहां पर इसने इसको टच किया। अब जो कहा गया है कि आपको एक कोड बनानी है, कोड बनेगी तो सर्कल के अंदर बनेगी, यानी कि AB के पैरेलल आपको एक कोड बनानी है। तो यहां पर आपका AB के पैरेलल आपने ये कोड को तैयार कर दिया। ये आपकी एक कोड तैयार हो गई CP, जो कि आपका AB के यहां पर पैरेलल है। अब जो आपसे कहा गया है BAC आपका यहां पर 40 डिग्री दिया हुआ है और आपसे कहा गया है आपको बताना है CBP, यानी कि ये वाला एंगल आपको यहां पर ड्रॉ, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो अब इस एंगल को हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये वाली लाइन जब आपकी यहां पर पैरेलल हो गई तो यहां पर ये वाला एंगल और ये वाला जो पूरा एंगल है इसका सम आपका यहां पर कितना हो जाएगा 180 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये वाली दो लाइन जब आपकी पैरेलल है तो इसका और इसका सम आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब आपकी ये दो लाइन पैरेलल है और ये एंगल आपका 180 डिग्री होगा। तो ये पूरा एंगल आपका कितना हो गया, ये पूरा एंगल आपका 140 डिग्री का यहां पर बनकर आ गया। पहली बात तो यहां से हमने निकाल लिया कि हमारा ये एंगल 140 डिग्री का है। अब बात करते हैं जब हमारा ABC आपकी जब ये दो टेंजेंट यहां पर बनी हुई हैं तो ये टेंजेंट आपकी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल को फॉर्म करेंगी। तो ये टेंजेंट जब इसके बराबर हो जाएगी, यानी कि आपका जो ये वाला एंगल है जो आपका एंगल ACB है और ABC है, ये एंगल आपके बराबर हो जाएंगे। और एक ट्राइंगल का एक जो एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये अगर 40 है तो बचे हुए 140 में से आधा कर दिया तो ये 70 का और ये भी आपका 70 का निकल कर आ गया, यानी कि पूरा ये 140 का है तो आधा 70 का यहां पर आ गया और बचा हुआ 70 यहां पर आ गया। तो ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी यहां पर यूज हुई। अब बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी। आपको यहां पर ये सर्कल दिया हुआ है, ये आपकी एक टेंजेंट है
और ये आपकी यहाँ पर कोड्स दी गई हैं। तो ये वाला एंगल अगर x है तो ये वाला एंगल भी आपका x हो जाता है, ये टेंजेंट की प्रॉपर्टी है। और अगर ये वाला एंगल आपका y है तो ये वाला एंगल भी आपका y हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। ये आपकी टेंजेंट है, हमने इसको आगे एक बार बढ़ा लिया तो ये वाली आपकी कोड्स दी गई हैं, यानी कि अगर ये वाला एंगल आपका यहाँ पर 70 है तो ये वाला एंगल भी आपका यहाँ पर 70 डिग्री का हो जाएगा। तो ये एंगल भी 70, ये एंगल भी 70, तो बचा हुआ एंगल आपका कितना हो गया? बचा हुआ एंगल आपका 40 डिग्री का यहाँ पर निकल कर आ गया, यानी कि ये साइड इसके बराबर है। तो ये भी आपका एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनकर आया और एंगल CBP हमने यहाँ पर निकाल दिया, तो एंगल CBP आपका 40 डिग्री का यहाँ पर निकल कर आ गया। तो यहाँ पर आपकी 2-3 प्रॉपर्टी यूज हुई, सभी को यूज करते हुए हमने अपना आंसर निकाल दिया। सबसे पहले पैरेलल साइड्स जो यहाँ पर दी हुई थी उनके बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री है, दूसरा यहाँ पर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना और तीसरा ये वाली टेंजेंट की प्रॉपर्टी लगी और आपका CBP निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹600 आफ्टर अलाउंग अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्क प्राइस देयर वाज अ लॉस ऑफ ₹30, द लॉस परसेंटेज इज। यानी कि आपके पास यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस होते हैं। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे आपका प्रॉफिट या लॉस देखा जाता है और मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस पे आपका यहाँ पर डिस्काउंट होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो मार्क प्राइस दिया हुआ है, मार्क प्राइस आपको एक आर्टिकल का दिया हुआ है कितना? ₹600 मार्क प्राइस आपको आर्टिकल का यहाँ पर दिया हुआ है। अब इस आर्टिकल पर आपको दी गई है 25% की छूट, यानी कि 75% पर 600 का इसको बेचा गया। तो 600 का 75% हमने निकाल लिया, वो हो जाएगा आपका 3/4, क्योंकि 25% की वैल्यू आपकी 1/4 होती है फ्रैक्शन में, तो बचा हुआ 75 की वैल्यू आपकी 3/4 हो जाएगी, क्योंकि 3/4 प्लस 1/4 आपका यहाँ पर 1 निकल कर आता है। तो हमने इसको सॉल्व किया तो 4 से क्या कितनी बार? 150 बार, और ये आपका यहाँ पर 450 निकल कर आ गया। अब ये सामान जब 450 का बेचा गया तो आपका यहां पर लॉस हुआ 30 रुपए का, यानी कि ये अगर SP है और ये आपका लॉस 30 रुपए का है तो आपका यहां पर CP कितना हो जाएगा? 480 यहां पर आपका CP हो जाएगा। कोई सामान 480 रुपए कॉस्ट प्राइस का है और जिसको आपको 450 पर बेचा गया तो 30 रुपए का लॉस हुआ, यानी कि 30 रुपए का लॉस आपका 480 पर हुआ। और अब आपको यहां पर बताना है कि आपका लॉस परसेंट कितना हो जाएगा। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 1/16 × 100, जो कि आपका यहां पर 1/4 और आपका 6.25% हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको यहां पर लॉस परसेंट निकालना था। आपको पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस में क्या रिलेशंस होते हैं और आपका आंसर यहां पर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 मंथली एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹12,000 for 1:1/4 years at 12% पर एनम। तो सबसे पहले यहां पर मैं कंडीशंस लिख देता हूं। आपके पास जो दिया हुआ है प्रिंसिपल आपका ₹12,000 दिया हुआ है और आपका जो टाइम दिया हुआ है 1:1/4 यानी कि 5/4 ईयर्स, और इसको अगर मैं मंथ में कर देता हूं तो 5/4 × 12 और ये आपका 3 गया और ये आपका 15 मंथ्स निकल कर आ गया। 15 मंथ्स का आपको यहां पर इंटरेस्ट बताना है और आपका जो यहां पर रेट दिया हुआ है, रेट आपका 12% पर एनम का दिया हुआ है, यानी कि प्रति वर्ष आपका रेट यहां पर 12% है। और अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट आपका यहां पर 5 मंथ पर बनाया गया है। तो यहां पर आपके 5 मंथ के कितने केस बनेंगे? 3 केस आपके यहां पर 5 महीने के बन जाएंगे। तो अब आप मानकर चलेंगे कि आपका 12% जो रेट है वो 12 महीने का यहां पर दिया हुआ है, तो 5 मंथ का आपका कितना हो गया? 5% पर 5 मंथ यहां पर हो जाएगा। तो एक तरीके से अब ये आपका 5-5 महीने के 3 केस, यानी कि 3 साल का एक तरीके से केस हो गया और आपका जो रेट है वो 5% निकल कर आ गया। अब जो आपका इसमें निकल कर आएगा वो आपका कितना निकल कर आएगा वो मैं बता देता हूं। अगर आपका ये 12% 12 महीने का रेट है तो 15 महीने का आपका कितना हो जाएगा? 15% हो जाएगा। जब आप सिंपल इंटरेस्ट इसको लेकर चलेंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट आपका हर टाइम बराबर होता है, अगर आप इसको 1 महीने का लेकर चलते तो आपका 1% पर मंथ का यहां पर
हो जाता तब अगर आपको सीधा सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ता। तो ये 12% आपका 12 महीने का रेट है, तो 15% आपका 15 महीने का रेट हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो आपका यहां पर रेट निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, 15% यहां पर सिंपल इंटरेस्ट आपका निकल कर आ जाएगा अगर आप 12,000 पर 15% निकाल देंगे 1/4 ईयर्स के लिए। दूसरी बात यहां पर हमारा जो दिया हुआ है, हमारा CI और निकालना है 5% पर। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जब हम x + y + xy/100 को यहां पर 2 बार यूज करेंगे 5% में, तो CI आपका कितना आएगा, 15.7625%। अब आपको इतनी चीजें याद होनी चाहिए, तब आप एग्जाम में अच्छा यहां पर परफॉर्म कर पाएंगे। 5% से ये आपका इतना बनकर आता है जब आप x + y + xy/100 को 2 बार यूज करेंगे। पहली बार यूज करेंगे तो आपका 5 + 5 + 5 × 5/100 आपका 10.25 आएगा। फिर से आप इसको 10.25 को +5 के साथ अप्लाई करेंगे तो आपका यहां पर 15.7625 निकल कर आ जाएगा। अब बताना है आपको CI - SI, यानी कि आपको बताना है केवल 0.7625% की वैल्यू। ये वाली वैल्यू आपको यहां पर निकालनी थी। तो ना तो आपने पहले CI निकाला ना पहले SI निकाला, आपने परसेंटेज निकाल लिया कि आपको किस परसेंटेज की यहां पर जरूरत है। तो 12,000 का इतना % हमें सिर्फ चाहिए और वही हमारा CI SI का डिफरेंस यहां पर हो जाएगा। तो हमने इसको अप्लाई किया 12,000 × 0.7625 अपॉन में आपका 100 जो आपका परसेंटेज हटाने के बाद आएगा, इंटू आपका 10000 जो यहां पर पॉइंट हटाने के बाद आएगा। अब मैं यहां से आपके 0 हटाने शुरू करता हूं तो 1 2 3 1 2 3 3 0 हट गए। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो ये चला जाएगा 25 से 40 बार और ये चला जाएगा 25 × 75 और यहां पर आपका 1 बचा तो 0 25 पंजे 125। अब ये 5 से जाएगा 8 बार और ये 5 से जाएगा 5 6 30 5 1 5। ये चला गया 4 से 2 बार और ये चला गया 4 से 3 बार। और अब हमने इसको अगर मल्टीप्लाई कर लिया 6 × 18 3/2 यानी कि आपका 91.5 आपका यहां पर निकल कर आ गया। तो 91.5 आपका वो सिंपल इंटरेस्ट निकल कर, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकल कर आया जो हमें यहां पर चाहिए था। तो क्या आपको सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ा कि 12,000 का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। हमने सिर्फ रेट % को एक्सट्रैक्ट कर लिया कि रेट % आपका उतने टाइम के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर कितना हो जाएगा, वो हमारा 15% आया। और हमने CI का रेट % निकाल लिया कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा तो कितना % उस पर लगेगा, जो टाइम हमें दिया हुआ है वो हमारा आ गया। और हमने दोनों को माइनस करा तो 7.7625% सिर्फ हमें 12,000 का बताना था, वही हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहां अपना CI निकालेंगे ना SI निकालेंगे, दोनों के परसेंटेज को निकालने के बाद आप अपना सिर्फ यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अ मैन ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट 12 km/h एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट एट 9 km/h। द टोटल टाइम टेकन बाय हिम फॉर द एंटायर जर्नी इज 2:1/3 hours। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, यानी कि आपको एक तो स्पीड दी हुई है जाने की जो कि आपकी 12 km/h थी और एक स्पीड दी हुई है आने की जो कि आपकी 9 km/h थी। और पूरे में 2/3 यानी कि 2 × 6 7/3 घंटे आपके टोटल लगे। तो क्या आप इसको पूरे तरीके से सॉल्व करेंगे कि डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड इतना प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड इतना इक्वल्स टू टोटल टाइम। आप यहां से सीधी एवरेज स्पीड निकाल लें, तो आपने यहां से डिस्टेंस आपको टोटल निकालनी है। तो आपने क्या किया, ये आपका एवरेज स्पीड हो जाएगी 2 × 12 × 9 बाय आपका 21 12 9 21 और ये आपका 7/3 आपका टाइम आ गया। तो ये आपकी यहां पर एवरेज स्पीड आ गई कि इस एवरेज स्पीड से आपने यहां पर ट्रेवल किया और इतना टाइम आपको यहां पर लगा। तो सीधा सिंपल सा आपने क्या किया, 7 से इसको काटा 3 बार, 3 से 3 गया 9 बार, 3 से 3 × 9 और ये 9 और आपका 24 किलोमीटर आपकी टोटल डिस्टेंस आई। और ये टोटल डिस्टेंस आपकी 12 किलोमीटर जाने की और 12 किलोमीटर आने की है। तो अब आपकी टोटल डिस्टेंस यहां से आसानी से आपने 24 किलोमीटर निकाल ली। तो अगर आप मान के चलें 12 किलोमीटर आप यहां पर गए 12 km/h की स्पीड से, तो 1 घंटा तो आपको जाने में लगा
बचा हुआ 1/3 यानी कि आपका 4/3 घंटे अगर आप 9 की स्पीड से 4/3 घंटे चल रहे हैं तो आपको यहां पर 12 किलोमीटर फिर से आना पड़ेगा। तो यही हमारा आंसर है, 12 किलोमीटर जाना 12 किलोमीटर आना, टोटल टाइम 7/3 आवर्स। तो यहां से हमने सीधा एवरेज स्पीड को लगा दिया, एवरेज स्पीड यहां से हमने लगा दी, उसको टाइम से मल्टीप्लाई कराया और टोटल डिस्टेंस आ गई। अगर यहां पर आने की या जाने की पूछता तो इसको हम आधा कर देते और वो हमारा आंसर यहां पर 12 किलोमीटर बनकर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपकी स्क्रीन पर cot थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू, तो आपको दिया हुआ है cot थीटा और यहां पर आपको दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा और सेक थीटा प्लस का आपका टेन थीटा। तो ये अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं कोसेक थीटा, साइन थीटा, सेक थीटा और 1। तो यहां पर अगर आप वैल्यू पुट करना चाहें और मैक्सिमम हम 45 डिग्री पुट करते हैं तो आपके दो ऑप्शंस बराबर हो जाएंगे, जो कि आपके कोसेक थीटा और सेक थीटा की वैल्यू बराबर होती है। तो यहां पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं, सॉल्व कर हमारा क्या आंसर आएगा वो हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि वैल्यू पुट करने से हमारा क्या आंसर आता है और क्या वैल्यू हमें पुट करनी होती है। तो यहां पर आपने cot थीटा को कितना लिख दिया, cot थीटा को आपने cos थीटा अपॉन साइन थीटा और यहां पर आपका 1 माइनस साइन थीटा आपने ऐसे ही रहने दिया। इस सेक थीटा और टेन थीटा को आपने 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस यहां पर आपने लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आपका यहां पर इतना हो गया। अब आपको इसको फिर से ऐसे ही लिखना है, यहां पर लिखा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। यहां पर आपका कितना हो जाएगा, यहां पर आपने एलसीएम ले लिया तो ये 1 माइनस साइन थीटा और ये आपका 1 प्लस साइन थीटा और अपॉन में आपका आ गया कितना, कॉस थीटा यहां पर आ गया। अब आपको इसको कर देना मल्टीप्लाई, तो यहां पर ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आपका कॉस स्क्वायर थीटा आ गया और यहां पर 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आपकी एक प्रॉपर्टी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा आपका यहां पर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर और ये वाला साइन थीटा आपका ऐसे ही रहेगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया और ये 1 अपॉन साइन थीटा आपका आ गया। इसको हम कॉसेक थीटा यहां पर लिख सकते हैं क्योंकि कॉसेक थीटा आपका 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करके देखा और आपका आंसर यहां पर कॉसेक थीटा आ गया। अब जब आप देखते, अगर आप 45 डिग्री रख देते और कोसेक थीटा आपका यहां पर आता तो आपका √2 वैल्यू आ जाती। √2 में अब आप यहां तो ए लेते या सी लेते और फिर से आपको इसको सॉल्व करना पड़ता। अगर मैं यहां पर लेकर चलता कि थीटा हमारा कितना है 30 डिग्री, यहां पर मैंने मान लिया तो cot थीटा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि cot 30 डिग्री आपका √3 के बराबर होता है। यहां पर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो cot 30 आपका √3 हो गया और sin 30 आपका 1/2 होता है तो 1 माइनस 1/2 आपका यहां पर हो जाएगा। ये आपका 1 माइनस 1/2 हो गया। और sec 30 आपको पता होना चाहिए, sec 30 आपका 2/√3 होता है तो ये 2/√3 हो गया प्लस tan 30 आपका 1/√3 होगा तो tan 30 यहां पर आपका 1/√3 हो गया। अब आपको इसको करना है सॉल्व, तो √3 यहां पर आया, 1 में से 1/2 गए तो 1/2 और यहां पर आपका √3 एलसीएम लिया तो 3/√3 यहां पर आपका आ गया। अब आपको इसको करना है सॉल्व, तो √3 से ये वाला √3 आपका एक बार चला गया और अब आपका यहां पर कितना आएगा, √3 से ये वाला √3 भी अब आपका यहां पर चला जाएगा और आपका यहां पर 2 निकल कर आ गया। अब आपको पता होनी चाहिए कि आपका जो कोसेक होता है कोसेक 30 उसकी वैल्यू 2 होती है तो आपका यहां पर सीधा सीधा आंसर 2 निकल कर आ गया। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ऐसी करेंगे कि आपके दो ऑप्शन सेम ना बैठे, वरना आपको फिर से सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा। या फिर ये छोटा सा सॉल्यूशन है, इसको आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि cot थीटा को क्या रख सकते हैं, sec थीटा को क्या रख सकते हैं, tan थीटा को क्या रख सकते हैं और आपका सॉल्यूशन यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देयर आर 3 नंबर्स इफ द एवरेज ऑफ any 2 of them is added to the third number, the sums obtained are 177,
133, 138, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द गिवन नंबर। हमने मान लिया हमारे पास 3 नंबर हैं और 3 नंबर आपके ए, बी और सी हमने मान लिए। तो इसमें कहा गया है किसी 2 के एवरेज को अगर तीसरे में जोड़ा जाता है तो ये आपके 3 सम निकल कर आते हैं। तो हमने अपने आप मान लिया कि अगर हम a प्लस बी बाय 2 प्लस सी करते हैं तो आपका यहां पर 177 आएगा। b प्लस सी बाय 2 प्लस a करेंगे तो 163 आएगा। और फिर हम अगर अपना c प्लस ए बाय 2 प्लस बी करते हैं तो ये हमारा यहां पर 138 निकल कर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो आपके पास a प्लस बी प्लस 2c और यहां पर 2 इंटू 177 आपका आ गया। जब इसको सॉल्व किया तो b प्लस सी प्लस यहां पर आपका 2a और 2 इंटू 163 आ गया। इसको सॉल्व किया तो c प्लस a प्लस 2b और यहां पर 2 इंटू आपका यहां पर 138 निकल कर आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम तीनों को यहां पर जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, आपका a 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी कि 4 बार आपके यहां सभी संख्या रिपीट होंगी। और यहां पर 2 आपने कॉमन ले लिया तो 177 प्लस 163 प्लस 138 यहां पर आपका आ गया। अब 2 से 2 बार चला गया और 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू आपका यहां पर कितना आ जाएगा, 8 3 11 और 11 7 8 यहां पर आ गया। 4 और 6 10 और 7 17, 2 2 और 2 4 यहां पर आ गया। तो यहां पर आपका 2 2 3 6 और 2 9 18, यानी कि a प्लस बी प्लस सी आपका कितना आया, a प्लस बी प्लस सी आपका यहां पर 239 निकल कर आ गया। अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, अगर यहां पर a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 एकम 2 1 3। यहां पर ए बी सी की जगह हम 239 प्लस सी इक्वल्स टू 354 करेंगे और आपका जो सी आ जाएगा, 14 में से 9 जाएंगे यहां पर 3 आएगा, 4 में से 3 जाएगा 1 आएगा, 3 में से 1 जाएगा यहां पर 1 आपका निकल कर आ जाएगा, यानी कि C की वैल्यू आपकी 113 निकल कर आ गई। अब अगर हम इसमें पुट करेंगे तो यहां से हमारी A की वैल्यू आएगी 3 दूनी 6 और यहां पर आपका 2 छिक्के 12, 2 एकम 2 3 और इसको हमने 239 को यहां से घटाया तो 16 में से 9 गए 7, 11 में से 3 गए 8, ये आपका 87 आ गया। यहां से हमारा B निकलेगा तो B हमारा कितना निकलेगा, 8 दूनी 16 और यहां पर आपका हो गया 2 3 6 और 1 7, 2 एकम 2 और यहां पर आपका 239। तो अब आप देखेंगे 16 में से 9 गए 7 और यहां पर आपका 6 में से 3 गए 3, यानी कि ये अब आपकी वैल्यू आ गई। अगर हम तीनों को जोड़ते हैं 113 8 7 और 3 7 तो आपका कितना आता है 7 7 14 और 14 3 17, 8 और 2 10, 3 13 और 237, यानी कि यहां पर हमारा कहीं गड़बड़ हो गया। तो ये आपका 16 में 14 में से 9 जाएंगे तो यहां आपका कितना आएगा, ये आपका 115 यहां पर आ जाएगा, यानी कि अब आपका ये 115 है। तो ये अब आपका 115 आ गया तो 7 7 14 5 19 और हमारा 239 यहां पर निकल कर आ गया। तो यहां थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक थी, ये 115, ये 87 और ये 37। और अब आपसे कहा गया था लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का एवरेज आपको बताना है। तो लार्जेस्ट आपका 115 है, स्मॉलेस्ट आपका 37 है। दोनों को जोड़ दिया तो 7 5 12, 3 और 2 5 और इनका एवरेज आपका 7 और यहां पर 6, यानी कि 76 आपका यहां पर एवरेज निकल कर आ गया। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व होना था और ऐसे ही आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले आप यहां से a प्लस बी प्लस 2c करके इनकी वैल्यू निकालेंगे, फिर आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर निकलेंगे और फिर आपका एवरेज निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर, इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 एंड एक्स वाई इक्वल्स टू 10 देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन एक्स की क्यूब प्लस 1 अपॉन वाई की क्यूब। तो आपके पास यहाँ पर x प्लस वाई दिया हुआ है जो कि 7 है और एक्स वाई दिया हुआ है जो कि आपके पास यहाँ कितना दिया हुआ है, 10 आपको दिया हुआ है। और आपसे जो पूछा गया है 1 अपॉन एक्स की क्यूब प्लस 1 अपॉन वाई की क्यूब, तो हम इसको किस में चेंज कर सकते हैं, आपसे जो पूछा गया है y की क्यूब प्लस x की क्यूब अपॉन एक्स वाई का होल क्यूब, और इसको हम लिख सकते हैं x
की क्यूब प्लस वाई की क्यूब अपॉन में एक्स वाई का होल क्यूब। तो ये अब आपको यहां पर निकालना है। तो x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब यहां से आप आसानी से निकाल पाएंगे। आपको पता होना चाहिए जब इस x प्लस वाई का होल क्यूब करेंगे तो यहां आपको 7 का होल क्यूब करना पड़ेगा। अब यहां पर a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हमें खोलना है। तो सिंपल सा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई और यहां पर आपका 343 जो कि आपका 7 का क्यूब होता है। अब आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है तो बची हुई वैल्यू सारी इधर चली जाएंगी। तो उससे पहले हमें क्या करना है, 343 माइनस 3xy 10 और ये आपका यहाँ पर x प्लस वाई 7। तो 343 माइनस 7 या 21 210, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 133 आपकी x क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू निकल कर आई। तो अगर हम इसमें अपनी वैल्यू को पुट करेंगे 133 अपॉन में आपका 10 का क्यूब, तो आपका यहाँ पर 133 बटे 1000 और आपका आंसर 0.133 निकल कर आ जाएगा। तो इतना ये आसान था। सिर्फ ऑप्शंस आपको ऐसे लग रहे थे कि काफी कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट दी हुई हैं, लेकिन आपको सिर्फ यहां पर इतना निकालना था और यहां पर तो आपका नीचे 1000 था। तो पॉइंट लगाते जाएंगे, जीरो हटाते जाएंगे, 0.133 आपका यहां पर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ मैन स्पेंड 72% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 28% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 25%, देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन हिज सेविंग्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 72% खर्च करा है लेकिन इनकम अपने आप में आपकी 100% है। तो आपने यहां पर इनकम लिख लिया, यहां पर आपने एक्सपेंडिचर लिख लिया और यहां पर आपकी सेविंग्स आ गई। अब इनकम आपकी टोटल कितनी होगी, टोटल इनकम अपने आप में 100% यहां पर हो जाएगी। उसका 72% खर्च किया तो यहां पर आपने 72% खर्च कर दिया और बचा कितना 28% अब आपका यहां पर इनकम का बच गया। तो ये आपकी पहली कंडीशन है जो दी हुई है। उसके बाद कहा गया इनकम को 28% बढ़ा दिया गया और खर्चा 25% बढ़ गया। इनकम आपकी 28% बढ़ेगी यानी कि आपको 100 का प्लस 28% करना पड़ेगा। हमने यहां पर माना कि इनकम 100 है, खर्चा 72 है और सेविंग 28 है, क्योंकि अपने आप में इनकम 100 है तो 100 का 72% 72 और बचा हुआ 28% 28। तो अब हमें इनकम का 28% बढ़ाना है यानी कि 100 का 28% आपका 128 यहां पर हो जाएगा। खर्चा आपने कितना बढ़ाया, खर्चा 25% बढ़ाया यानी कि अब आपका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 5/4। 25% यानी कि 125% अब आपका खर्चा हो जाएगा जो पहले का था। इसका 125% आपका 4 से जाएगा 18 बार और यहां पर 90 आ जाएगा। अब आपको निकालना है सेविंग। तो एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर आपका 8 यहां पर आ गया और यहां पर 12 में से आपके 9 जाएंगे तो 3 आपका यहां पर निकल कर आ गया। तो सेविंग आपकी +10 हुई लेकिन आपका ये 10% नहीं है। सेविंग आपकी 28 पे 10 बढ़ी है तो 10 आपका 28 का कितना परसेंट है वो आपको बताना है। तो यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से जाएगा 7 बार, 4 से जाएगा 25 बार और आपका 250/7% आ जाएगा। लेकिन हमसे इसमें कहा गया है करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो 7 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, 7 या 21, 4 बचा तो यहां पर 7 पंजे 35, 5 बचा तो 7 सत्ते 49 और फिर 1 बचा तो 7 एकम 7 यानी कि 35.71% यहां पर आपका निकल कर आ गया। तो ऑप्शन में आपको 35.7% का इंक्रीमेंट दिया हुआ है तो यहां पर ये आपका इंक्रीज हो गया। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी थी और आपका आंसर निकल कर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ सम ऑफ ₹4360 वाज टू बी डिवाइडेड अमंग A, B, C and D in the ratio 3:4:5:8 but it was divided in the ratio 1/3, ratio 1/4, ratio 1/5, ratio 1/8 by mistake, यानी कि गलती से इस रेशियो में डिवाइड कर दिया गया। एज अ रिजल्ट यानी कि उसका रिजल्ट क्या होगा, ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। तो हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। आपको करना था 3:4:5:8 में, लेकिन आपने कर दिया 1:3, 1/3 ratio 1/4
1/8। तो ये आपने इसमें कर दिया। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर हमें एक रेशियो बनाना पड़ेगा, तो हमारे फ्रैक्शंस खत्म हो जाएंगे। तो इन सभी का एलसीएम आपका कितना निकल कर आएगा, यहां पर 4 × 12 120 आपका यहां पर एलसीएम निकल कर आ जाएगा। तो यहां पर 3 × 4 = 12, ये 40 आया, ये आपका 30 आया, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 24 और ये आपका कितना आएगा 15। तो ये अब आपस में नहीं कट रहे और आपका एक रेशियो कितना दिया हुआ है 3:4:5:8। ये टोटल सम कितना आ रहा है 40 30 70 और 70 और 30 100 और यहां पर 109 ये यहां पर बनकर आ रहा है। तो यहां पर आपका कितना आ रहा है 4 3 7 12 और 8 20। अब इन दोनों सम को करना पड़ेगा बराबर, क्योंकि आपका सम बराबर डिवाइड हुआ है। तो हमने क्या किया, इसको 20 से मल्टीप्लाई किया और इसको 109 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा कितना 327, ये आपका कितना हो जाएगा यहां पर 436, ये आपका कितना हो जाएगा 545 और ये आपका कितना हो जाएगा 872। ये इतना आपका निकल कर आ गया। तो अगर आप इसको जोड़ेंगे, तो अगर आप इसको यहां पर मल्टीप्लाई करते 9 दूनी 18, ये आपका 2180 आ रहा है और आपको जो दिया हुआ है 40 36 दिया हुआ है, यानी कि 2180 को अगर फिर से जोड़ दें तो यहां पर आपका 4360 जो आपको दिया हुआ है वो निकल कर आ जाएगा। यानी कि अगर इन सभी का हम डबल कर लेते हैं तो आपके नंबर्स निकल कर आ जाएंगे। जो अमाउंट डिवाइड हुआ वो आपका कितना कितना हुआ, तो आपको यहां पर कितना मिलेगा 2 से इसको मल्टीप्लाई करा तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और यहां पर आपका एक 5, 2 × 6, इसको करा तो 6 दूनी 12, 2 × 6 1 7 और 4 दूनी 8, इसको किया तो 5 दूनी 10, 2 चौके 8 और 1 9 और 5 दूनी 10, इसको किया 2 दूनी 4 और इसको 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 1 17। यानी कि इतना इतना अमाउंट यहां पर इनको मिला। अब ये भी यहां पर इसका 2 टाइम्स है तो यहां पर इसको 2 कर लिया और आपका यहां पर निकल कर आ जाएगा कि इसको 800 मिलेंगे, यहां पर 40 दिया, यहां पर 1200 मिलेंगे, यहां पर 40 चौका 96 यानी कि 960 मिलेंगे और यहां पर 4 पंदे 60 यानी कि यहां पर आपको 600 मिलेंगे और आपका अमाउंट निकल कर आ गया। अब हमें देखना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका क्या है। ए रिसीव 956 मोर, तो यानी कि क्या ए को ज्यादा मिले, तो ए को यहां पर आपके 956 ज्यादा नहीं मिले तो यहां पर आपका नहीं आएगा इतना। बी रिसीव 1318 मोर, तो यहां पर बी को मिले हैं 872, यहां 1200, तो 12 में से 872 घटा दिया, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 7 गए, यहां पर आपका कितना आ जाएगा 2 और 11 में से 8 गए 3, तो यहां पर आपका 318। तो ये आपका यहां पर कितना आ रहा है 328 यहां पर आ रहा है और आपका यहां पर कितना हो जाएगा 436 को जो हमने मल्टीप्लाई कराया 2 से 6 दूनी 12, 2 × 6 और 1 7, 4 दूनी 8, ये तो 872 ही आना है आपका। और ये 1090 यहां पर आपका कितना आएगा, डी रिसीव 1144 लेस, यानी कि डी को कितना कम मिला, तो आपका जाएगा 1774 600 और आपने यहां पर 4411, तो यानी कि डी ने रिसीव किया 1144 लेस। तो यहां मैं सोच रहा था कि मैंने गलती की है कैलकुलेशन में, लेकिन आपका आंसर सी आएगा। डी को यहां पर 1144 रुपए कम मिले और आपका आंसर यहां पर सी निकलकर आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से आपका एक सॉल्व होगा। तो आपको कैलकुलेशन का खास ध्यान रखना है। यहां पर मैं खुद ही गलत कैलकुलेशन सोचकर इसको दोबारा करने लगा, लेकिन आपका आंसर यहां पर सी था और आपका इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बाय सेलिंग 72 आर्टिकल्स अ लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स was incurred, what is the loss %? तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपका लॉस होता है वो आपका सीपी माइनस एसपी होता है। तो अब आपने यहां पर 72 आर्टिकल बेके, यानी कि 72 का आपको सीपी लेना है, 72 का आपको एसपी लेना है। तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, 72 का आपका सीपी हो जाएगा माइनस 72 का आपका एसपी हो जाएगा। तो सीपी और एसपी की जगह हमने इसको रख लिया, लेकिन इसमें कहा गया है कि आपका जो लॉस हुआ है
8 आर्टिकल के इस एसपी के यहां पर बराबर हुआ है, तो 8 एसपी यहां पर आ गया। तो कभी आपको ऐसी कंडीशन मिले कि लॉस इतना हुआ है, तो इस तरीके से आप यहां पर 8 सीपी भी हो सकता था, तो यहां पर आप सीपी कर देते तो आपका आंसर उस तरीके से चेंज हो जाता। यहां लॉस की जगह प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट वाला लगाते। प्रॉफिट आपका क्या होता है, प्रॉफिट आपका होता है एसपी माइनस का सीपी, तो आपको उस तरीके से वैल्यू को पुट करना होता। यहां पर लॉस दिया था तो हमने लॉस ले लिया, तो अब आपको इसको करना है सॉल्व, यानी कि 72 एसपी इधर माइनस का, इधर जाकर प्लस का, यानी कि प्लस का 80 एसपी और यहां 72 का सीपी। तो अब आपका सीपी ओवर एसपी आपका कितना आ गया, 80 ओवर 72। 8 से कितनी बार जाएगा, 10 बार, 8 से जाएगा 9 बार, यानी कि 10 पे अगर 1 का आपका लॉस हुआ है तो 10% आपका यहां पर लॉस निकल कर आया है। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होना था। तो आपको कभी ऐसी कंडीशन मिले तो आप कोई ट्रिक याद नहीं रखेंगे, सीधा सीधा आपको पता होता है लॉस इतना होता है, प्रॉफिट इतना होता है, और जितने आर्टिकल आपने बेचे वही आपको सीपी में भी लेने हैं, वही आपको एसपी में भी लेने हैं, और लॉस आपका जितना दिया हो, सीपी के बराबर दिया हो, एसपी के बराबर दिया हो, वो आप यहां पर रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट पढ़ना है तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अपने पढ़ाया हुआ है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एसएससी मैथ्स डे 1 to 100, जिसमें मैंने सेकंड चैप्टर ही प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया था और फर्स्ट चैप्टर परसेंटेज पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और आपका थीटा दिया हुआ है 0 से 90 के बीच में, तो अब आपको बताना है cosec थीटा प्लस cot थीटा आपका कितना होगा। तो आपको जो यहां पर दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और आपको cosec थीटा प्लस cot थीटा बता रहा है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें अपने थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो थीटा की वैल्यू यहां से कैसे निकलेगी, अगर आप cos को x मानकर चलें तो आपको दिखाई देगा कि यहां पर 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। यहां पर मैंने मान लिया कि x आपका cos थीटा है, तो अब इस cos थीटा इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर 2 दूनी 4, यानी कि आपका माइनस का 4x माइनस का x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहां से 2x कॉमन लिया तो x माइनस 2, यहां से माइनस का 1 कॉमन लिया तो x माइनस 2, और यहां पर आपका x माइनस 2 और 2x माइनस 1 के बराबर 0 हो गया, यानी कि x की एक वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी और एक वैल्यू आपकी 1/2 हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि cos की वैल्यू आपकी -1 से 1 के बीच में होती है, और अब ये वैल्यू आपको दिखा रहा है कि 2 आपकी यहां पर cos थीटा की वैल्यू है, तो इस वैल्यू को हम यहां पर नहीं लेंगे। तो हमारी जो cos थीटा की वैल्यू है वो कितनी आ गई, cos थीटा हमारा 1/2 हो गया। तो cos के किस थीटा पर वैल्यू आपकी cos की 1/2 होती है, तो cos के थीटा 60 पर आपकी वैल्यू यहां पर 1/2 होती है। तो आपका थीटा यहां से निकल कर आ गया 60 डिग्री। अब आप देखेंगे कि cosec 60 और आपका cot 60 की वैल्यू क्या होती है, तो cosec 60 आपका कितना हो जाएगा 2/√3 प्लस आपका cot 60 कितना हो जाएगा, cot 60 आपका 1/√3 हो जाएगा। हमने यहां पर एलसीएम लिया, ऊपर 3 आ गया और आंसर √3 निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आपको यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी, लेकिन आपको ये देखनी पड़ेगी कि कैसे दी हुई है, उसको सॉल्व करेंगे। यहां पर 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपकी वैल्यू ही cos की -1 से 1 के बीच में होती है, तो ये 2 वैल्यू आपकी पॉसिबल हो ही नहीं सकती, तो हमने 1/2 लिया। cos 60 आपका 1/2 होता है, तो थीटा हमारा यहां पर 60 डिग्री निकल कर आ गया। उस वैल्यू को इसमें पुट कराया और आंसर √3 निकाल दिया। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर, इफ 8x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4xy प्लस 9 इक्वल्स टू 0, देन द वैल्यू ऑफ 14x माइनस 5y। तो यहां पर आपको दिया हुआ है 8x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 4xy प्लस का 9 इक्वल्स टू 0, और आपको यहां पर 14x माइनस 5y की वैल्यू बतानी है। तो 14x और माइनस 5y की वैल्यू बताने के लिए आपको x और y पता होने चाहिए। x और y हम यहां से निकालेंगे, तो कैसे हम निकालेंगे वो हमें देखना है। आपके पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का
होल स्क्वायर। तो यहां जो आपको टर्म है वो यहां पर आपकी कितनी है, माइनस का 12x और यहां माइनस का 4xy। तो यहां पर अगर आपका माइनस का 2 इंटू आपका यहां पर कितना कर दिया जाए, 2 इंटू 3 इंटू एक्स, तो आप देखेंगे कि ये आपका 2ab एक तरीके से बनकर आएगा जिसमें आपका 2x एक साथ हो जाएगा और 3 आपका यहां पर हो जाएगा। अब आप एक और देखेंगे यहां पर आपका 2 इंटू 2x इंटू वाई प्लस का 9 इक्वल टू 0। ये आपने सॉल्व कर लिया, यानी कि इसके लिए आपको एक तो 2x चाहिए और एक y चाहिए। तो 2x का स्क्वायर कितना होता है, 4x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर आप यहां से निकालेंगे प्लस आपका y स्क्वायर यहां पर दिया हुआ है। अब आपके पास प्लस एक और 4x स्क्वायर यहां पर बचेगा। अब आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये आपका 4x स्क्वायर प्लस आपका यहां पर दिया हुआ है 3, तो हमारे पास यहां 3 का स्क्वायर 9 भी दिया हुआ है, तो ये आपका प्लस का 9 माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3 प्लस आपका ये 4x स्क्वायर ये वाला प्लस आपका y स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू 2x इंटू वाई इक्वल टू 0। तो दो फॉर्मूले आपके यहां पर बनेंगे, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस आपका यहां पर कितना बनेगा, यहां पर आपका बनेगा 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये आपके इंडिविजुअली 0 के इक्वल हम इनको कर देंगे, तो आपका यहां पर कितना हो जाएगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू आपका 3/2 आ गया। और यहां से आपका 2x माइनस वाई, तो यहां पर आपका 0 और यहां पर 2x इक्वल टू वाई और x ओवर y आपका यहां पर कितना आ जाएगा, 1/2 आपका निकल कर आ गया। तो यहां से हमें x और y की वैल्यूज को निकालना है। तो आपके पास यहां पर कितना है, x की वैल्यू यहां से आ गई, तो अब आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो 2x हो जाएगी, y इक्वल टू आपका 3 निकल कर आ गया। तो ये आपकी x और y की वैल्यू आ गई। अब आपको 14 इंटू 3/2 माइनस आपको 5 इंटू 3 करना है। 2 से इसको काटा तो 7 या 21, यहाँ पर 5 या 15 और 6 आंसर आपका निकल कर आ गया। तो इस तरीके से यहां पर आपको इस एक इक्वेशन में दो फॉर्मूले दिए हुए थे a माइनस बी के होल स्क्वायर के, तो वो आप किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते वो आपको देखना था। यहां से x आ गया, यहां से y आ गया, दोनों को पुट करा और आपका आंसर यहां पर निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपकी स्क्रीन पर, इन ट्राइंगल ABC D is a point on side AB such that BD equals to 2 cm and DA equals to 3 cm. E is a point on BC such that DE parallel AC and AC equals to 4 cm. The area of BDE trapezium ACED. तो सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल बना लिया। ये हमारे पास यहाँ पर ट्राइंगल है A, B और C। उसके बाद यहां पर कहा गया है कि यहां पर जो कहा गया है D is a point on AB, D is a point on AB, तो यहां पर हमने D रख लिया और ये आपका AB पर पॉइंट है। BD 2 सेंटीमीटर है, BD आपका यहां पर 2 है और DA आपका 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। E is a point on AD such that E is a point on AD such that D is parallel to AC, यानी कि आपका ये जो D है इसके आपका यहां पर पैरेलल दिया हुआ है। तो अब आपका यहां पर कितना हो जाएगा, AC आपका यहां पर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब आपको बताना है एरिया ऑफ BDE और आपका एरिया ऑफ BD यानी कि इसका एरिया और इसके एरिया का आपको यहां पर रेशियो बताना है। तो हमारे पास दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, एक तो आपके पास BDE है और एक आपके पास ये कंप्लीट ट्राइंगल दिया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो साइड का स्क्वायर का रेशियो होता है वो एरिया ऑफ स्क्वायर का यहां पर एरिया का रेशियो होता है। तो अगर हम इस वाले ट्राइंगल को लेकर चलें तो डेल BDE आपका यहां पर कितना हो जाएगा, 2 अपॉन में आप डेल ABC को लेकर चलेंगे तो आपका यहां पर हो जाएगा 5। इसका स्क्वायर करा तो डेल BDE आपका कितना आ गया, डेल BD 4 आ गया, अपॉन में आपका डेल ABC कितना आ गया, ये आपका 25 निकल कर आ गया। यानी कि इसका जो एरिया आया वो आपका 4 आया और इस पूरे का 25 आया, यानी कि ट्रेपेजियम का एरिया यहाँ पर 21 निकल कर आ गया। आपसे जो पूछा है BDE और ट्रेपेजियम का एरिया का रेशियो पूछा है, यानी कि डेल BDE और आपका यहाँ पर ट्रेपेजियम
CED यहाँ पर आपका 4/21 निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता। सिर्फ आपको सिमिलरिटी लगानी थी, और सिमिलरिटी भी आपको पता होनी चाहिए कि साइड का जो स्क्वायर का रेशियो होता है वो आपका एरिया का रेशियो होता है। तो यहां पहले छोटे ट्राइंगल से बड़े ट्राइंगल का रेशियो निकाला, फिर बड़े में से छोटे का एरिया घटा दिया तो ट्रेपेजियम का एरिया आ गया, फिर इन दोनों का रेशियो निकाला तो 4/21 आपका यहां पर निकल कर आ गया। तो दोस्तों आज के इस सेशन में इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस सेशन को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों इस सेशन को पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।